भारत चीन के पास दोबारा जाता है तो फिर यह सवाल उठना लाजमी है कि वाकई में नरेंद्र मोदी की सरकार चीन के सामने झुक गई है। तो वो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री को चौपट करना चाहता है, वो आपकी खेती किसानी को चौपट करना चाहता था, और साथ ही साथ वो फॉक्सकॉम जैसी कंपनी में अपने इंजीनियर्स को वापस बुला रहा है। अभी 2 दिन पहले तक तो चाइना भारत के लिए बेचा जा रहा था, भारत और चीन की दोस्ती की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन क्या अचानक चीन फिर पाकिस्तान से सट रहा है? क्या चीन पाकिस्तान के साथ जाकर भारत को धोखा देने की तैयारी कर रहा है? जो नए दोस्त होते हैं उन्हें पक्का दोस्त क्यों नहीं माना जाता है? ऐसे दोस्त जो दुश्मन रहे हो उनके करीब भी जाइए तो आग की तरह उनसे संभल कर रहिए। ये चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी, जो अभी 1 दिन पहले भारत में थे, अजीत डोभाल से मिले, जयशंकर से मिले, खुद पीएम नरेंद्र मोदी से मिले, बोले कि भाई जिनपिंग आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए चाइना एससीओ मीटिंग के लिए। और 1 दिन बाद भाई साहब पाकिस्तान चले गए, वहां अफगानिस्तान के साथ मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान के साथ मीटिंग हो रही है। क्या ये चीन का धोखा है? बैठक में क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे के विकास और तीनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की गई। इन खबरों को देखकर यही लगा कि अब चीन भारत से दोस्ती चाहता है और शायद अब सूरत धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। भारत से अपने दौरे के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी अफगानिस्तान गए। काबुल में उन्होंने तालिबान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ एक त्रिपक्षीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। उधर वांग यी काबुल से 21 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेंगे, जहां उनकी 3 दिवसीय यात्रा कि उसने पाकिस्तान की मदद करके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को बहुत तगड़ा संदेश दिया कि देखो हम क्या कर सकते हैं, और इसलिए तुम अगर हमसे दुश्मनी रखोगे तो चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को डिस्टेबलाइज कर सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये पूरा भारत की सीमा से जुड़े हुए चीन, पाकिस्तान और बगल में रूस, इन तीनों में जो हमारे करीबी दोस्त हैं, जियो पॉलिटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। विदेश नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के हित में है कि भारत चीन के सामने झुक जाए। हमने ये इमेज दुनिया को देने की कोशिश की और भारत के अंदर भी देने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी जी तो अब तो दुनिया के बड़े भारी स्टेट्समैन बन गए। अब तो जब वो बोलते हैं तो अब चीन भी सुनता है, पाकिस्तान भी सुनता है, अमेरिका भी सुनता है, सब लोग सुनते हैं हमारी बात। ऑपरेशन सिंदूर ने वो जो ढोल था उसकी पोल को खोल दिया। टीवी के संपादक और पत्रकार जो जिंगोइज्म कर रहे थे, जो देशभक्ति के नाम पे रोज चीन को पटकने की बात कर रहे थे और ड्रैगन को मतलब वो चिखड़े कर दे रहे थे, उनकी मूर्खता पर हंसा जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मूर्खतापूर्ण पत्रकारिता उन लोगों ने की है उससे भी भारत और चीन के रिश्तों को नुकसान पहुंचा है। कल तक जिस चीन को हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, उसी चीन के सामने अब क्या भारत झुकता हुआ नजर आ रहा है? चीन के विदेश मंत्री दिल्ली आते हैं, मोदी से लेकर डोभाल तक से मुलाकात करते हैं, समझौते होते हैं और खबर उड़ती है कि चीन हमें रेयर अर्थ के खनिज देगा, लेकिन अगले ही पल बीजिंग से सफाई आ जाती है, हमें कुछ जानकारी नहीं है, हमें कुछ मालूम नहीं है। और फिर वही वांग यी काबुल पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीपीईसी का नया ताना बाना बुनने। याद रखिए, ये सीपीईसी भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत इसको लेकर लगातार चिंताएं भी जाहिर करता रहता है। दूसरी तरफ नेपाल भी भारत से नाराज। भारत को चीन या अमेरिका किसी एक से दोस्ती रखनी ही थी। अमेरिका ने एक तरीके से उसको जब अपना दोस्त मानने से इनकार कर दिया तो भारत के पास चीन के पास जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू यह कि कुछ लोगों की जो आलोचना है कि भाई ये वही चीन था जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान को न केवल हथियार दिया बल्कि भारत को कमजोर करने के लिए उस जंग में पूरी मदद भी उनकी की, जिसके सबूत भी है, जिसके बारे में लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने यह कहा था कि भारत एक सीमा पर 2 शत्रुओं से लड़ रहा है। दूसरा, इसके पहले गलवान घाटी के अंदर भी चीनी सेनाओं के साथ हमारे सैनिकों की मुठभेड़ हुई थी और उसमें कई भारतीय सैनिकों की जानें गई थी। और यह भी है कि चीन ने भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा भी कर लिया है, जहां भारत पहले पेट्रोलिंग करता था, अब वो पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके की शत्रुता के बाद अगर भारत चीन के पास दोबारा जाता है तो फिर यह सवाल उठना लाजमी है, क्या वाकई में नरेंद्र मोदी की सरकार चीन के सामने झुक गई है? क्या वो नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो उसने चीन को शत्रु मानना बंद कर दिया है? क्या चीन पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने विश्वास करना शुरू कर दिया है? क्योंकि मामला सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे बिल्कुल साफ लगता था कि चीन भारत की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाना चाहता था। पहली चीज थी जब उसने रेयर अर्थ मेटल मैग्नेट पर एक तरीके का प्रतिबंध लगा दिया और उसकी वजह से भारत का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऑटो इंडस्ट्री थी उसमें हाहाकार मच गया, वहां हालत बहुत खराब हो गई। राजीव बजाज जैसे जो दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी चलाते हैं, उन्होंने कहा कि हमारा प्रोडक्शन ठप पड़ गया। दूसरा, जो यूरिया और डीएपी के सप्लाई को लेकर जो रॉ मटेरियल आता था चाइना से, उस पर भी एक बैन लगा दिया। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो इस वक्त
डीएपी को लेके यूरिया की शॉर्टेज इस वक्त देश के अंदर है और लोगों को हैरानी होनी चाहिए कि जो यूरिया की दुकानें हैं उनके सामने बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं वहां पे और ब्लैक मार्केटिंग जबरदस्त तरीके से हो रही है क्योंकि इस बार का जो मानसून है वो पहले सालों की तुलना में मानसून बहुत अच्छा था और खरीफ की फसल के लिए जिस तरीके से यूरिया और डीएपी की जरूरत थी वो आज की तारीख में नहीं मिल रहा, शॉर्ट सप्लाई में है। और उस शॉर्ट सप्लाई का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि चीन से जो हमको स्पेशलाइज्ड यूरिया मिलता था या फर्टिलाइजर मिलता था वो नहीं मिल रहा। तो ये जो क्राइसिस है जो हमारी खेती किसानी को नुकसान पहुंचा सकता है, ये भी एक तरीके से चीन का दिया हुआ है। तो वो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री को चौपट करना चाहता है, वो आपकी खेती किसानी को चौपट करना चाहता था और साथ ही साथ वो फॉक्सकॉम जैसी कंपनी में अपने इंजीनियर्स को वापस बुला रहा है। तो ये सारी जो कोशिशें हैं ये एक शत्रु का व्यवहार है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री भारत आए, उन्होंने सब लोगों से मुलाकात की और कुछ अच्छी अच्छी बातें की गई। ये कहा गया कि हम कई ऐसे बिंदु हैं जहां पर हम अपने व्यापार के दरवाजे खोल देंगे, व्यापार आना जो आबाद गति से चलना शुरू हो जाएगा। ये क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि भारत आज की तारीख में दोनों महाशत्रुओं से या दोनों सुपर पावर से या महाशक्तियों से वो दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये उसकी मजबूरी है, विदेश नीति की मजबूरी है कि या तो अमेरिका के साथ रहे या फिर वो चीन के साथ रहे। और चूंकि अमेरिका का पूरा व्यवहार रुख जो है वो शत्रुतापूर्ण साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, इसलिए भारत के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो चीन के पास जाए और अपनी जो पुरानी जो शत्रुता है उसको भुलाए और ये भारत के हित में भी है। आशुतोष सर, एक बात ये होती है कि दुश्मन का दुश्मन तो आपका मित्र हो जाता है, लेकिन आपका खुद ही वो दुश्मन है तो आपका मित्र कैसे हो सकता है? क्योंकि जब वो वांग यी भारत में थे तभी उन्होंने फैला दिया कि भारत ने कहा कि ताइवान चीन का है। उनकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता बोली कि हमें पता नहीं कि रेयर अर्थ खनिज वाला मामला क्या चल रहा है। और उसके बाद क्या ट्रंप को दिखाने के लिए ही अपने दोस्त को गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर खंजर पीछे लगेगा भारत के? चीन की एक खास आदत है, चीन के यहाँ एक सिद्धांत चलता है कि शत्रु को युद्ध शुरू होने के पहले ही हरा दिया जाए। और चीन का ये इतिहास रहा है, चीन ने कोई बहुत लंबे चौड़े जंग नहीं लड़ी, कभी लंबी चौड़ी युद्ध नहीं लड़े और दूसरों के युद्ध में वो टांग भी नहीं फंसाता, ऐसा भी उसका इतिहास रहा है। चीन युद्ध को और युद्ध की पूर्व शांति को अपने शत्रुओं को निगोशिएटिंग टेबल पर लाने के लिए करता है, उसका इस्तेमाल करता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि 1962 की लड़ाई में चीन ने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर, यहां तक कि असम के भी बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद उसने सीजफायर घोषित कर दिया और वापस लौट गया। तो हेनरी किसिंजर ने माओ से पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? आप तो भारत के बड़े भूभाग पे कब्जा कर सकते थे, तो फिर आपकी जंग लड़ने का मकसद क्या था? तो माओ ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि भारत को हम निगोशिएटिंग टेबल पे ले आए और वो हमारा मकसद पूरा हो गया। वो भारत को निगोशिएटिंग टेबल पे ले आए। उसके बाद से भारत और चीन के बीच में सीमा के विवाद लगातार है, लेकिन भारत और चीन के रिश्ते कभी भी भारत और पाकिस्तान जैसे पूरी तरीके से शत्रुतापूर्ण नहीं रहे और 62 की लड़ाई के बाद कभी भारत और चीन के बीच में कोई जंग भी नहीं हुई। सीमा पर कई बार ऐसे हादसे हुए हैं जहां पर दोनों ने एक दूसरे के सैनिकों का खून बहाया है और लोगों की जानें गई हैं, लेकिन कभी जंग की नौबत नहीं आई। गैलवान उस वक्त की सबसे बड़ी घटना या खबर थी। तो चीन की पूरी कोशिश ये है, मुझे ऐसा लगता है कि उसने पाकिस्तान की मदद करके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को बहुत तगड़ा संदेश दिया कि देखो हम क्या कर सकते हैं और इसलिए तुम अगर हमसे दुश्मनी रखोगे तो चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को डिस्टेबलाइज कर सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसी बीच चूंकि अमेरिका ने भारत के साथ शत्रुता का व्यवहार किया, तो यह बात भारत की विदेश नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि अगर आपका शत्रु बहुत पावरफुल हो, जैसा कि चाणक्य भी कहते हैं, जैसा कि तमाम महाभारत के अंदर जब युधिष्ठिर बात करते हैं भीष्म पितामह से, तो भीष्म पितामह भी कहते हैं कि भाई जो युद्ध नीति है वो तो यही है कि अगर आपका शत्रु बहुत पावरफुल है तो फिर आप उससे झगड़े मत करिए, उससे आप संधि कर लीजिए, उसको अपना बनाने की कोशिश करिए और जब आप उससे ज्यादा पावरफुल हो जाए तब फिर आप उसको हराने की कोशिश करिए। तो उसका नतीजा यह है कि भारत चीन के पास जा रहा है। दूसरी बात जो जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर भारत चीन के साथ रहेगा तो भारत का जो सीमा पे जो संघर्ष है उसमें कमी आएगी, शिथिलता आएगी और अगर संघर्ष जारी रहेगा तो भारत को भी अपने बिलियन डॉलर मतलब करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे अपनी सीमा पर तैनाती को लेकर, साथ ही साथ सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप को लेकर
और उसमें आप जरा सी भी ढिलाई करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो आप चीन को न्यूट्रलाइज करते हैं, और अगर आप चीन को न्यूट्रलाइज करते हैं तो चीन का दबाव पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेगा, तो वो पाकिस्तान पर भी दबाव डाल के चीन के माध्यम से पाकिस्तान को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और तीसरा, जो रूस पिछले दिनों भारत से रूसता हुआ दिखाई पड़ा है, उसको भी हम साथ लेके चल सकते हैं। तो ये पूरा भारत की सीमा से जुड़े हुए चीन, पाकिस्तान और बगल में रूस, इन तीनों में जो हमारे करीबी दोस्त हैं, जियोपॉलिटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मान लीजिए अगर अमेरिका अफगानिस्तान का इस्तेमाल करता है किसी वजह से स्ट्रेटेजिकली चीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए या चीन को वो करने के लिए, तो उसका नुकसान भारत को भी होगा। तो फिर एक आर्क बन जाता है, पाकिस्तान, चीन और रशिया। पाकिस्तान को छोड़ भी दे तो रशिया और चीन वो एक बीच में एक न्यूट्रल स्टेज हो जाती है, जो भारत को एक तरीके से मदद कर सकता है। तो जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और युद्ध नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से, विदेश नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के हित में है कि भारत चीन के सामने झुक जाए, और कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए। ये हमारी ईगो को नुकसान पहुंचाता है, हमारे स्वाभिमान को कष्ट होता है, लेकिन चीन से दुश्मनी लेने का कोई कारण नहीं अगर अमेरिका हमारा दुश्मन की तरीके से बिहेव कर रहा है तो। बिल्कुल, ये आपने नई बात मुझे पहली बार सुनने में मिली कि चीन ने संकेत दिया था ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मदद करके। तो आपको क्या लगता है कि चीन अब भारत के साथ बातचीत कर रहा है, तो मोदी जी सही कदम उठा रहे हैं, झुक नहीं रहे हैं, उनकी विदेश नीति अब ठीक डायरेक्शन में जा रही है? इस विदेश नीति पर आप क्या कहेंगे? ऐसा लगता है, ऐसा, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं ना, हमारे जो कंफ्यूजन हमारे दिमाग में आया था वो इस बात को लेकर ये था कि हम दुनिया के विश्वगुरु बन गए। हमने ये इमेज दुनिया को देने की कोशिश की और भारत के अंदर भी देने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी जी तो अब तो दुनिया के बड़े भारी स्टेट्समैन बन गए। अब तो जब वो बोलते हैं तो अब चीन भी सुनता है, पाकिस्तान भी सुनता है, अमेरिका भी सुनता है, सब लोग सुनते हैं हमारी बात। ऑपरेशन सिंदूर ने वो जो ढोल था उसकी पोल को खोल दिया। वो जो गुब्बारा फुलाया गया था वो गुब्बारा खत्म हो गया। अब जो है व्यवहारिकता के धरातल पर भारत की विदेश नीति आ गई है। तो व्यवहारिकता का तकाजा यह है कि आप दोनों विश्व गुरुओं से, मतलब दोनों सुपर पावर से आप दुश्मनी नहीं ले सकते। अगर आप दोनों आपके दुश्मन होंगे तो आपको दोनों तरफ से मार पड़ेगी। तो इसमें से किसी एक के साथ आपको अच्छी दोस्ती करनी पड़ेगी। जैसा कि आपने देखा भारतीय मीडिया का रोना धोना, मजीद आगे चलकर आपको दिखाएंगे। उससे पहले मुख्तसर बात की जाए, जब से चाइना वजीर खारजा का पाकिस्तान का दौरा भारतीयों से आज़म ही नहीं हो रहा। आइए आपको मजीद दिखाते हैं किस तरह भारतीय मीडिया चीख चिल्ला रहा है, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तब तो चाइना भारत के लिए बिछा जा रहा था, भारत और चीन की दोस्ती की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन क्या अचानक चीन फिर पाकिस्तान से सट रहा है? क्या चीन पाकिस्तान के साथ जाकर भारत को धोखा देने की तैयारी कर रहा है? क्या चीन एक बार फिर भारत को धोखा देगा? बहुत कुछ हुआ है पिछले 48 घंटे के अंदर, इसलिए आपको इस वीडियो में देखना चाहिए कि क्या चीन और भारत की फिर से शुरू होने की जो रिश्ते थे वो पहले ही खराब हो गए या नहीं। ये आपको विस्तार से आज समझाऊंगा, वीडियो के आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन आपकी राय क्या है? क्या चीन भारत को फिर धोखा दे रहा है? अगर वो पाकिस्तान जा रहा है तो इस पर आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा, क्योंकि ये चर्चा इस दो तस्वीर को लेकर चल रही है। ये चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी, जो अभी एक दिन पहले भारत में थे, अजीत डोभाल से मिले, जयशंकर से मिले, खुद पीएम नरेंद्र मोदी से मिले, बोले कि भाई जिनपिंग आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए चाइना एससीओ मीटिंग के लिए। और एक दिन बाद भाई साहब पाकिस्तान चले गए, वहां अफगानिस्तान के साथ मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान के साथ मीटिंग हो रही है। क्या ये चीन का धोखा है? इस पर आऊं उससे पहले आप ये भी देखिए कि आर्टिकल्स छपने लगे हैं कि आफ्टर इंडिया चाइनाज वांग यी हेड्स टू पाकिस्तान, व्हाई न्यू दिल्ली शुड बी वेरी। क्या भारत को, दिल्ली को चिंता करनी चाहिए या नहीं चाहिए? कि जो नए दोस्त होते हैं उन्हें पक्का दोस्त क्यों नहीं माना जाता है? पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री जो है वांग यी, वो भारत आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। हम आपको इस पर चाणक्य नीति बता रहे थे कि ऐसे दोस्त जो दुश्मन रहे हों उनके करीब भी चाहिए तो आग की तरह उनसे संभल कर रहिए। यहां तक कह दिया वांग यी ने कि चीन भारत को अपना खास साझेदार बनाएगा और चीन एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी के आने से खुश है। इन खबरों को देखकर यही लगा कि अब चीन भारत से दोस्ती चाहता है और शायद अब सूरत धीरे धीरे बदल रही है। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। भारत से अपने दौरे के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी अफगानिस्तान गए। काबुल में उन्होंने तालिबान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ एक त्रिपक्षीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। एक समिट कर डाला तालिबानियों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ। इस सम्मेलन की आखिरी बैठक 2023 में हुई थी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान और तालिबान आमने सामने आ गए थे। हालात ये हो गए थे कि अपने निवेश पर खतरा देखते हुए चीन ने इस झगड़े से खुद को पीछे खींच लिया था। लेकिन इसके बाद 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान का नहीं बल्कि हमारा यानी भारत का समर्थन किया। इस बात ने चीन के माथे पर चिंता की लकीरें खींची और शायद उसने यह सोचा कि अगर अफगानिस्तान भारत के पक्ष में चला गया तो उसका वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट
मुश्किल में पड़ जाएगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने 19 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। इसके ठीक एक दिन बाद यानी 20 अगस्त को वांग यी ने काबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की। 20 अगस्त 2025 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक त्रिपक्षीय बैठक की गई, जिसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी ने भाग लिया। ये वांग यी की 2022 के बाद अफगानिस्तान की पहली यात्रा है और तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल में आयोजित होने वाली इस स्तर की पहली बहुपक्षीय कूटनीति घटना है। बात करते हैं कि आखिर इस बैठक में हुआ क्या। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में मुख्य एजेंडे में अफगानिस्तान तक सीपैक का विस्तार, यानी बैठक का मुख्य फोकस चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपैक को अफगानिस्तान तक बढ़ाने पर रहा है। यह निर्णय मई 2025 में बीजिंग में हुई अनौपचारिक त्रिपक्षीय बैठक के बाद अब औपचारिक रूप लेता दिख रहा है। आतंकवाद विरोधी सहयोग, तीनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त प्रयासों पर चर्चा की है, विशेषकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी जैसे समूहों के खिलाफ कार्रवाई पर, क्षेत्रीय व्यापार और संपर्क पर भी चर्चा हुई। लेकिन सवाल यह है कि इस सब के बीच चाइना और भारत के रिश्ते में क्या हो रहा है, क्योंकि भाई अभी तो दोस्ती की बात थी, अभी ये वांग यी उठ के चला गया पाकिस्तान, वहां उनका स्वागत हो रहा है। तो आखिर पाकिस्तान से भी दोस्ती, भारत से भी दोस्ती, चाइना करना क्या चाह रहा है? देखिए, चाइना कभी भी पाकिस्तान को जो है वो छोड़ नहीं पाएगा और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। पहली चीज आप ये देखिए कि पाकिस्तान को चाइना ने कर्जा कितना दे रखा है। चाइना बिकम्स पाकिस्तान लार्जेस्ट क्रेडिटर विद $20 बिलियन लोन, यानी चाइना ने पाकिस्तान को $29 बिलियन का लोन दे रखा है, जो करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए। और इसलिए आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो कुछ मीम्स वायरल हुए थे जिसमें लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान को तो दुनिया खत्म नहीं होने देगी क्योंकि इतनों का कर्जा ले रखा है कि भाई सबका कर्जा डूब जाएगा। तो चाइना एक दिन में, चूंकि भारत से वो रिश्ते सुधारने का प्रयास कर रहा है, इसलिए चीन जो पाकिस्तान को कोहनी मार देगा, ऐसा नहीं होगा। भाई 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे रखा है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, आप देखिए जो सीपेक है, चाइना का जो वहां पर वो रोड बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 साल से, उसमें चाइना ने $60 अरब का इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ रुपए। तो उधर 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, इधर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, मतलब 7.5 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान में फूके हुए हैं चाइना। इसी के बाद मई महीने में ही चीन ने पाकिस्तान और तालिबान को साथ लाने की कोशिश शुरू की। बीजिंग के एक अनौपचारिक बैठक हुई जिसमें तालिबान को बुलाया गया। 2022 के बीच चीन के विदेश मंत्री पहली बार काबुल आए। सबसे बड़ा मजाक यह है कि समिट का पूरा फोकस आतंकवाद के मुद्दे पर था। चीन की मौजूदगी में यह तय हुआ कि पाकिस्तान और तालिबान दोनों मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे। अब इस एक वाक्य में अपने आप ही चुटकुला है। सोचिए, पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ेगा। अगर ये आतंकवाद से लड़ेंगे तो आतंकवाद के कितने अच्छे दिन आने वाले हैं। असल में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का आरोप है कि तालिबान उन आतंकी संगठनों की मदद कर रहा है जो उसके देश पर हमला कर रहे हैं। इनमें एक है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दूसरा है बलोच लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान का कहना है कि अगर इन्हें अफगानिस्तान से मदद मिलनी बंद हो जाए तो ये संगठन खत्म हो जाएंगे। जबकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की का कहना है कि पाकिस्तान के आरोप बेबुनियाद हैं। हालांकि चीन ने इस मुद्दे पर दोनों देशों को एक साथ काम करने की नसीहत दी और यह कहा कि तालिबान पाकिस्तान में बढ़ रहे आतंकवाद को रोकने में जो मदद कर सकता है वो करे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि चीन आखिर इनकी लड़ाई को रुकवा रहा है? तो इसे आपको मैं जरा बड़ी स्क्रीन पर चलकर एक बार फिर से दिखाती हूं। अगर आप ये जो नक्शा बड़ी स्क्रीन पर आने वाला है इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस नक्शे में चीन, पाकिस्तान, बलूचिस्तान और भारत ये वाला हिस्सा और फिर उधर अफगानिस्तान। चीन पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जिसे CPEC भी कहते हैं, जो आप देख रहे हैं चीन से होता हुआ, ये POK से होता हुआ, पाकिस्तान से होता हुआ, बलूचिस्तान से निकलता हुआ ग्वादर पोर्ट तक जा रहा है। चूंकि अमेरिका के साथ आपकी अच्छी दोस्ती नहीं हो सकती, इसलिए भारत के हित में है कि भारत चीन के साथ दोस्ती करे। दूसरी बात, ये तो जो एक कॉमन सेंस की बात है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में अगर भारत को विकसित भारत बनना है और उसको आत्मनिर्भर होना है तो फिर उसको कम से कम एक लंबा वक्त चाहिए, क्योंकि उसकी जो इंडस्ट्री है, उसकी जो फैक्ट्री है, उसका बहुत सारा रॉ मटेरियल या बहुत सारा सामान चीन से आता है। चीन अगर वो प्रोडक्शन लाइन को बंद कर देगा, जैसा कि उसने रेयर अर्थ मेटल पे किया या फर्टिलाइजर के मामले में किया, तो भी भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। तो जरूरी इसलिए है कि आप अमेरिका के सामने अपना एक दोस्त रखें। दूसरा, आपकी इंडस्ट्री को किसी तरीके से नुकसान ना हो, इसके लिए भी चीन की जरूरत है। तीसरा, जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो भी यह भारत के लिए फायदे का सौदा है। मैं इसमें बिल्कुल नहीं मानता कि चीन के साथ दुश्मनी करनी चाहिए, और हमारे बहुत सारे टीवी के संपादक और पत्रकार
जो जिंगोइज्म कर रहे थे, जो देशभक्ति के नाम पे रोज चीन को पटकने की बात कर रहे थे और ड्रैगन को मतलब वो चिथड़े कर दे रहे थे, उनकी मूर्खता पर हंसा जा सकता है। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मूर्खतापूर्ण पत्रकारिता उन लोगों ने की है, उससे भी भारत और चीन के रिश्तों को नुकसान पहुंचा है और उससे भी भारत की विदेश नीति को नुकसान लगातार पहुंच रहा है। अगर ये लोग नहीं सुधरे तो ये भारत का बहुत नुकसान करने वाले हैं, कर रहे हैं बल्कि। बिल्कुल, तो आशुतोष जी के मुताबिक भारत ने अब विदेश नीति में सही कदम उठाया है, कोई दूसरा ऑप्शन भी भारत के पास अभी तक तो नहीं है। तो आसमान से गिरे खजूर पे अटके अभी तक तो नहीं कह सकते हैं, हो सकता है क्योंकि चीन के मामले में जो दोस्ती का हाथ भी बड़ा सोच समझ के बढ़ाना चाहिए। दोस्ती का हाथ तो बढ़ गया है, लेकिन अब फिर भी सतर्कता बरतनी चाहिए। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो छाछ भी फूक फूक कर भारत पिए। जैसा कि आपने देख लिया किस तरह भारतीय मीडिया चेख चला रहा है। अगर बात की जाए ना, पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है ना, वो उनसे हजम नहीं हो रही। वो चाह रहे थे हो सकता है चाइना को हम अपनी तरफ खींच लें, वो फिर उधर उन्होंने दौरा भी किया, लेकिन उन्होंने साथ में ही पाकिस्तान का जब से दौरा करने का फैसला किया ना, तब से भारतीय मीडिया भड़क उठा है। आज के लिए इतने। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखने हो तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आप दोस्त भाई जो है ना वीडियो को ना पूरा देखा करें। आप भाई दोस्त जो है ना एक पाकिस्तान के लिए ना एक प्यारा सा जुमला कमेंट में लिखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नेगबान।